हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब कुशल मंगल होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लेकर आ गए हैं हम फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि IOCL जूनियर इंजीनियर के लिए हम प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, वो भी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी सेगमेंट में हम अगला वीडियो लेके आए हैं हमारा। जैसा कि हम स्टेचियोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई और टॉपिक जो आप चाह रहे हैं कि अभी उसमें छूट गया है या फिर आपका कवर अप नहीं हुआ है, तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो मैं उसको एक टाइम लेके कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो पे बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। उसी सेगमेंट में नेक्स्ट वीडियो आज हम लेके आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से काफ़ी हद तक का बहुत सवाल आते हैं। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स को बेसिकली हम 4 पार्ट में कवर करेंगे, जिसका पहला पार्ट हम लेके आ गए हैं। दूसरा पार्ट भी रेडी है, बस उसको भी इसके बाद ही अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पहला पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है दोस्तों? फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या दोस्तों? मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स एक ब्रांच है साइंस की, या फिर कह सकते हो इंजीनियरिंग की। मतलब इंजीनियरिंग की वह एक साइंस ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम फ्लूइड्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, जब उस पर किसी तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। मतलब ये कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस या फिर इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स जो होते हैं, बेसिकली लिक्विड और गैसेस, इनके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस के एक्शन पे। मतलब उस पर जब कितने टाइप के फोर्सेस काम करते हैं, क्या उनका बिहेवियर रहता है, वो सब ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्लूइड बेसिकली लिक्विड और गैस होते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो फ्लूइड इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब दोस्तों फ्लूइड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है जब उसको शियर स्ट्रेस को कंसीडर किया जाए। मतलब शियर स्ट्रेस कोई काम करता है तो उसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो ऐसे इसमें फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं वो शियर स्ट्रेस छोटा हो बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शियर स्ट्रेस कम भी होगा तब भी फ्लूइड वैसे ही बिहेव करेगा, और शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो फ्लूइड उसके हिसाब से बिहेव करेगा। मगर शियर स्ट्रेस की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती है कि फ्लूइड बिहेव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्लूइड क्या है हमारा? फ्लूइड इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्ट टू शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम वीडियो बेसिकली लेके आए हैं, अब बात करेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बेसिकली आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा, अगर नहीं भी दिया होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से, फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से ही आते हैं। 70 से 80% या कह सकते हो 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से ही आते हैं। तो हमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती क्या है? मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की विशेषता को बताती है वो हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक है, और कुछ मेन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जैसे कि यहाँ दिया गया है ये होती हैं, जिनका आज हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे इन्हीं पे हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जैसे डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं। दूसरा स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो आज हम पूरी वीडियो में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, क्या इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका यूनिट क्या होती है,
इनकी डायमेंशंस क्या होती है, इनका टेम्परेचर प्रेशर से क्या इफ़ेक्ट होता है, यही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को जैसे कि दोस्त आप जानते हैं कि रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका डोनेशन रो होता है। इसकी जो डेफिनीशन है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो हमारी डेंसिटी को बताता है। अब मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है। तो फिर हमारा यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का? केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन निकालना आता होगा दोस्तों, डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी के लिए हम क्या लिखते हैं? एम, ठीक है। मीटर यानी कि डिस्टेंस का है तो एल, और स्क्वायर है मतलब 2, मतलब एम एल 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम एल -2, सॉरी दोस्तों, एम एल -3, ये मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये एम एल -3, ठीक है। डायमेंशन क्या हो गई? एम एल -3। दोस्तों इसका हल्के में मत लेना बिल्कुल, क्योंकि डायमेंशन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में। डायरेक्टली आपको यूनिट नहीं पूछेगा, उसकी डेफिनीशन नहीं पूछेगा, मगर ज़्यादा चांस है कि वो उसकी डायमेंशन डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। अगर हमको इसका फार्मूला पता रहेगा तो हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी डायमेंशन होती है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे बेस कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि मास दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, डेंसिटी पूछ लेगा, या फिर मास दे दिया, डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम निकलवाएगा तो वॉल्यूम बता सकते हो। तो इससे हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना डायमेंशन, मैंने इसलिए सबकी डायमेंशन साथ साथ दे दी है, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी होगी एम एल -3, ठीक है। और ये बता दिया डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। जैसे कि आप सबको पता ही होगा वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर उसको CGS में निकालते हैं, एक यूनिट होती है CGS, एक सिस्टम होता है CGS में निकालते हैं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसकी यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। अगर केजी पर मीटर क्यूब में निकलवा रहा है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो आशा है आपको डेंसिटी समझ आ गया वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक वेट के बारे में। अगली फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट बेसिकली होता है रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या है कि कोई भी फ्लूइड है उसकी अगर स्पेसिफिक वेट निकालना है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट निकालना है तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या होता है? उसका फ्लूइड का वेट बाई इट्स वॉल्यूम। मतलब फ्लूइड का जो वेट होगा वो अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब क्या वेट को कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? वेट बराबर mg होता है, पता ही होगा आपको, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास को गुणा करते हैं तो हमारा वेट आ जाता है। किसी भी चीज़ का वेट अगर हमें निकालना होता है तो वो वेट आ जाता है, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होती है? सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। ये हाँ, स्पेसिफिक वेट के बारे में बात कर रहे थे। स्पेसिफिक वेट रेशियो होता है वेट और फ्लूइड के वॉल्यूम का, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर डायमेंशन इसकी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा ml -2 t -2। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है एग्जाम में, बिल्कुल सोचने का। अगर पहले से हम पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे तो हम आसानी से लगा के आएंगे अगर डायमेंशन पता रहेगी, ठीक है। ईजी से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसानी से हो जाते हैं, बट वही है कि हमको पता नहीं रहता है, हम टाइम ख़राब कर देते हैं, उससे फिर और कम क्वेश्चन में टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। डायमेंशन बेसिकली जो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी तो याद ही कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक वेट वाटर के केस में क्या होता है? 9.81 × 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैसे निकालेंगे इसको? अभी बताया ना, वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। वेट पर वॉल्यूम क्या होता है हमारा?
स्पेसिफिक वेट होता है। ठीक है, अब वेट को कैसे निकाला था हमने, mg कैसे कर देते हैं, वेट को क्या लिखा था हमने, वेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg और वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तब m/v क्या हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, डेंसिटी है। m/v क्या पढ़ा था हमने, डेंसिटी को दर्शाता है। तो ठीक है, इसके आगे क्या है, रो, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, रो जी। मतलब जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है वो हमारा बराबर होता है रो जी के। क्या के बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट जो होता है हमारा क्या के बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट हमारा बराबर होता है रो जी के। डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए स्पेसिफिक वेट हमारा रो जी के बराबर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब हमारी वाटर की जो डेंसिटी है वो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि रो वाटर के केस में कुछ है 1000, अगर इसको जी से गुणा कर देंगे, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81। ठीक है, इसको जी से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9.81 ठीक है, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली हमको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी यूनिट क्या होती है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखनी है उसकी डायमेंशन। सेम इसी तरह इसमें भी डायमेंशन याद रखनी है। ठीक है, और इसकी यूनिट याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है फ्लूइड की, हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बेसिकली हमारा जो डेंसिटी है उसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब डेंसिटी है उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मतलब अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर हम डिनोट करें तो वो हमारा रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी के, मतलब डेंसिटी के इन्वर्सली वो इन्वर्स होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। और इसकी डेफिनीशन की अगर बात करें, डेफिनीशन क्या होती है दोस्तों इसकी, वॉल्यूम ऑन फ्लूइड का मास। तो यहाँ से दिख रहा है m/v क्या होता है हमारा, डेंसिटी होता है। अब b/m उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा 1/, डेंसिटी। ठीक है, 1/, डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसी भी फ्लूइड का जो यूनिट मास के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट डेंसिटी का उल्टा हो जाएगा, मीटर क्यूब पर kg। डायमेंशन भी उल्टी हो जाएगी, उसमें ml-3 था, 3 प्लस का हो जाएगा, m प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो m-1l3 डायमेंशन दोस्तों को जरूर याद रखनी है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी के। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। क्योंकि आज जो बेसिकली हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो जोहो पे बनाया है, जैसा कि आप आजकल न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, स्वदेशी। तो आज हमने भी ट्राई किया है जोहो पे बनाने का, तो कुछ थोड़ा सा आ रहा है इनिशियली इशू, कोई नहीं, उसमें आप मैनेज कर लीजिएगा। और चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब कोई भी फ्लूइड की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको निकालनी है तो उस फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइड बाई फ्लूइड की एक किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, अगर इन दोनों डेंसिटी को डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात आ गई यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के केस में हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है। ठीक है, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है, और एयर के केस में हमारा गैसेस के केस में हमारे स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को मानते हैं। ठीक है, गैसेस के केस में हम क्या को मानते हैं, एयर को मानते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब अगर गैसेस की अभी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछिएगी तो हम उस गैस की डेंसिटी डिवाइड बाई जो एयर की डेंसिटी होगी वो डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल आएगी उस गैस की। और अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के केस में क्या होगा, उस लिक्विड की जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उस लिक्विड की डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी, जो कि कितनी होती है 1000 kg/m³। ठीक है, 1000 kg/m³। अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी उस पर्टिकुलर लिक्विड का। ठीक है, अब चूँकि ये दो डेंसिटी बाई डेंसिटी है
ठीक है। डेंसिटी तो है वाटर की है तो क्या है, डेंसिटी तो डेंसिटी है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होगी। यूनिट से यूनिट अगर कट जाएगी तो ये क्या बताता है, हमारा डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है। डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो ये हमारा डायमेंशन भी नहीं होती है इसकी, तो डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है डेंसिटी और, सिंपल है ना तो दोस्तों, अगर इस पर करेंगे तो हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो जो हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्टली क्वेश्चन ऑफ पुट आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो उसको पुटअप करने के लिए कभी कभी आपकी डेंसिटी दे रखी होगी इसमें, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होगी, तब पूछ लेगा वाटर की डेंसिटी क्या है, या फिर सॉरी वाटर की डेंसिटी दे रखी होगी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होगी तो उसकी डेंसिटी पूछ लेगा, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसा कि आपने सुना ही होगा, विस्कोसिटी को कैसे हम डिनोट करते हैं, म्यू से। विस्कोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं हम, म्यू से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, म्यू से। विस्कोसिटी होती क्या है, विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। मतलब किसी भी फ्लो को अगर फ्लो करने से जो चीज़ रजिस्ट कर रही है, ठीक है, जो फोर्स रजिस्ट कर रहा है उसको ही हम विस्कोसिटी कहते हैं, या फिर उसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, उसकी विस्कोसिटी। किसी फ्लो के फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस मतलब जनरेट होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। कॉज्ड बाई इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल, जो कि दो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड के दो पार्टिकल के बीच में जो हमारा इंटरनल फ्रिक्शन लगता है वो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, हमारा विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। मतलब क्या है ये शियर स्ट्रेस, मतलब विस्कोसिटी अगर कोई पूछेगा विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी हमारी शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन जो होती है, ठीक है, शियर स्ट्रेन, इनकी दोनों का रेशियो होता है वो हमारी विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, इसको शियर स्ट्रेस को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। हमारा शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस को हम टॉ से करते हैं डिनोट, और शियर स्ट्रेन जो होता है वो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। मतलब किसी भी वेलोसिटी में उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, किसी वेलोसिटी में किसी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर जो चेंज होता है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वो आगे न्यूटन लॉ पढ़ेंगे सर तो हम समझ जाएंगे कि न्यूटन लॉ में क्या होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड। ठीक है, पास्कल सेकंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होती है हमने दोस्तों पढ़ रखा है पहले से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की होती है फोर्स पर एरिया, मतलब प्रेशर की यूनिट। ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है, और सेकंड और जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर की यूनिट पास्कल और सेकंड। ठीक है, तो ये पास्कल सेकंड, तो इसकी दो यूनिट हो गई, क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड। डायरेक्टली कभी कभी यूनिट पूछ लेता है तो पता रहना चाहिए। ठीक है, सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट जो होती है हमारी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स जो होता है उसको हम सीजीएस यूनिट में डाइन से डिनोट करते हैं, तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पॉइज भी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइज भी बोलते हैं। एक पॉइज किसके बराबर होता है, 100 सेंटीपॉइज के बराबर होता है। एक पॉइज किसके बराबर होता है, 100 सेंटीपॉइज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर एक रिलेशन निकल के आता है कि एक पास्कल सेकंड किसके बराबर होगा, 10 पॉइज के बराबर। ठीक है, एक पास्कल सेकंड किसके बराबर होगा, 10 पॉइज के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। विस्कोसिटी मतलब वाटर की विस्कोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी वाटर की कितनी होती है, 1 सेंटीपॉइज। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो पता होना चाहिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है, 1 सेंटीपॉइज। ठीक है, एंड आगे हाई विस्कोसिटी फ्लूइड फ्लो स्लोली वाइल लो विस्कोसिटी फ्लो ईजिली।
तो सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई भी मतलब विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो उसको फ्लो करने से रोक रही है, किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने से रोक रही है, ठीक है। तो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी मतलब वो ज़्यादा डेंस होगा, डेंस तो नहीं कह सकते, मतलब उसकी फ्लो होने की जो मतलब प्रोबेबिलिटी होगी वो कम हो रहेगी, ठीक है। और जो जिसकी विस्कोसिटी कम रहेगी यानी कि विस्कोसिटी की वैल्यू कम रहेगी वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे वाटर आसानी से फ्लो कर सकता है, मगर हनी जो हमारा होता है वो आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। तो मतलब हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है दोस्तों। आगे टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं इस पर। आगे विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। विस्कोसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो विस्कोसिटी जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी लिक्विड के केस में तो बढ़ती है, मतलब लिक्विड के लिए बात करेंगे तो विस्कोसिटी का जो वैल्यू है वो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। बट गैसेस के केस में सॉरी दोस्तों उल्टा बोल गया, ठीक है। विस्कोसिटी का जो वैल्यू है, विस्कोसिटी का वैल्यू बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, किस केस में, गैसेस के केस में, ठीक है। और लिक्विड के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी की वैल्यू घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे विस्कोसिटी की वैल्यू घटती जाएगी लिक्विड के केस में, ठीक है। तो लिक्विड के केस में क्या हो गया, लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी विस्कोसिटी घटेगी यानी कि डिक्रीज होगी। और जो गैसेस के केस में क्या रहेगा, गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी डायमेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है लगभग, तो पता होना चाहिए हमें कि विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी हमारा क्लियर हो गया। विस्कोसिटी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो फ्लूइड को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। दूसरा इसका ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ का, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ का जो रेशियो दे रखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेंथ जो होती है उसकी विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है उसकी यूनिट न्यूटन सेकंड या पास्कल सेकंड होती है, ठीक है। एक पॉइज भी होती है, पॉइज जो होती है CGS में यूनिट होती है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, उसको ही पॉइज बोलते हैं। और एक पास्कल सेकंड 10 पॉइज के बराबर होता है। विस्कोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर की विस्कोसिटी जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइज होती है, ठीक है। हाई विस्कोसिटी हाई विस्कस फ्लो जो होगा वो स्लोली फ्लो करेगा, और जो हमारा मतलब लो विस्कस फ्लो रहेगा वो हमारा ईजिली फ्लो करेगा, ठीक है। टेम्परेचर इफेक्ट समझ लिया। लिक्विड के केस में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होती है, और गैसेस के केस में ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। और डायमेंशन जो होती है इसकी ml-1 T-1, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना दोस्तों। मैं समझाने को तो बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, बट इतना समय आप भी जान रहे हैं है नहीं, 30 या 31 को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले हमको पूरा सिलेबस कवर अप करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिससे कि कम शब्दों में अच्छे से आपको समझाया सके या फिर आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। और साथ ही इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी PDF भी ग्रुप पे डाल दी जाएगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हम अपने कमेंट में पिन अप कर देंगे। और दोस्तों ज्वाइन करो, आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। टेलीग्राम ग्रुप में कोई एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसमें टाइम टू टाइम पर डे हम कुछ क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। क्यूज के रूप में हम वहाँ पे क्यूज करते रहते हैं। एक बार जब उस ग्रुप में एक सर्टेन लेवल तक मेंबर पहुँच जाएंगे, मतलब 50 या 100 मेंबर हो जाएंगे, तो हम फिर उसमें कंटिन्यूसली सेशन भी लेंगे पर डे के हिसाब से। 1 घंटे या 2 घंटे का एक क्यूज सेशन लेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे सभी सब्जेक्ट के, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो जो हमारी विस्कोसिटी अभी जो हमने डिस्कस की है म्यू, ठीक है, अगर उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो उसकी विस्कोसिटी है जिसको
डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल जो विस्कोसिटी हम अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, उसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, अगर उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको दोस्तों न्यू से डिनोट करते हैं, इसको न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू जो होता है वो म्यू अपॉन रो होता है, ठीक है, म्यू अपॉन रो होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा क्या हो गया? जो डायनेमिक विस्कोसिटी या ओनली विस्कोसिटी को अगर डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल म्यू अपॉन रो होता है, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। यूनिट कैसे निकालेंगे दोस्तों? यूनिट किसकी? म्यू की यूनिट, ठीक है, म्यू की यूनिट और रो की यूनिट, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो म्यू की यूनिट हम कभी क्या पढ़ के आए थे? क्या पढ़ के आए थे दोस्तों? क्या पढ़ के आए थे? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। एम अपॉन बी होता है ना, केजी पर मीटर क्यूब। अब इस दो से एक कट जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा? न्यूटन सेकेंड पर केजी पर मीटर। इस मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यूटन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है फोर्स की, ठीक है। तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कितनी निकल के आएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई केजी पर मीटर, ठीक है। केजी से केजी कट जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। केजी सेकंड, यहाँ सेकंड था ना दोस्तों, यहाँ केजी सेकंड, ठीक है, ये सेकंड कट जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हमें यूनिट कौन सी याद रखनी है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर इसको स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखनी है। L2T-1 इसकी डायमेंशन होती है, L2T-1 जो होती है उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। यूनिट अगर पता रहेगी तो हम डायमेंशन आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे जाने से पहले अभी एक चीज़ हमारी रह गई, बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूटन का विस्कोसिटी लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमारा जो है मिस आउट हो गया है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे उसमें स्लाइड लगा देंगे। इसमें स्लाइड थोड़ा मिस हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ बेसिकली अभी समझ लेते हैं न्यूटन्स लॉ क्या होता है। न्यूटन्स लॉ जो होता है वो हमारा बताता है कि जो शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा, शियर स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा शियर स्ट्रेन के। क्या है? कि शियर स्ट्रेन के, ठीक है, शियर स्ट्रेन के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब शियर स्ट्रेस को हम टॉ से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? टॉ से डिनोट करते हैं। और शियर स्ट्रेन जो हमारा होता है DU/dy, ये हमारा शियर स्ट्रेन को बताता है, ये हमारा शियर स्ट्रेस को बताता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर नहीं होता है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या बताता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को बताता है। क्या बताता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। अब ये होता क्या है दोस्तों? बेसिकली
दो लेयर हम अज्यूम करते हैं, हमारी वाटर की दो लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, मतलब अगर कोई भी जो फोर्स इसको आगे के लिए मूव कर रहा है, जो हमारी एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, कोई भी फोर्स अगर मान लो ये टॉ है, ये जो फोर्स है वो टॉ है, अगर टॉ फोर्स से हम इसको मूव कर रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, इनके बीच की दूरी जो है बाई से डिनोट करते हैं, इनके बीच की जो दूरी है सपोज कर लेते हैं बाई है, ठीक है, जो सब दूरी क्या है बाई है, वो डेल्टा यू का चेंज करता है, इसकी जो वेलोसिटी है उसके उसमें डेल्टा यू का चेंज करता है, तब वो बताता है कि जो हमारा टॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू अपॉन डी बाई के, ठीक है, वो क्या होगा डी यू अपॉन डी बाई के। अब टॉ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे यहाँ पर लग जाता है म्यू, जो हमारा विस्कोसिटी कहलाता है, और डी वाई, ठीक है, तो यही हमारा विस्कोसिटी कहलाता है, यही हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। इसको बेफिक्र रहिए, हम नेक्स्ट क्लास में अपने अगले पहले स्लाइड में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विस्कोसिटी हमारा कवर हो गया, न्यूटन्स लॉ हम बता देंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा हो गया, आगे बात करते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, बेसिकली सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन कोई भी लिक्विड है दोस्तों, अज्यूम कीजिए कोई भी लिक्विड है हमारा, इसमें कोई भी कंटेनर है या कोई भी वेसल है या कोई भी पाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें जो लिक्विड है, लिक्विड रेस्ट में है, ठीक है, लिक्विड क्या है रेस्ट में है, ठीक है, उसकी सतह पे कुछ प्रेशर फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये कुछ प्रेशर बैलेंस प्रेशर फोर्स काम करता है, ठीक है, तो जो उसके सरफेस पे एक टेंशन बना के रखता है, सरफेस पे एक टेंशन बना के रखता है, मतलब एक पतली झिल्ली के समान यहाँ पे होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कभी कभी कि मच्छर बैठ जाते हैं पानी के ऊपर, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा पानी के ऊपर सुई वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो छोटे क्लास में किया होगा, 5वीं 6ठी क्लास में आपने किया होगा, मतलब पानी के ऊपर सुई रख के पानी के ऊपर सुई तैरने लग जाती है, वो किसके कारण होता है? हमारा सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसलिए सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको बोल सकते हैं कि अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद गैस और सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब एक टेंसाइल फोर्स, अगर कोई फ्लूइड, मान लो फ्लूइड कोई है, कोई लिक्विड या लिक्विड है, ठीक है, वो अगर किसी गैस के कांटेक्ट में है, ठीक है, गैस के कांटेक्ट में है, तो उसकी सतह पे जो फोर्स काम करता है, एक टेंसाइल फोर्स काम करता है, ठीक है, उसी को हम सरफेस टेंशन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे द फोर्स कॉजिंग फ्लूइड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी फ्लूइड है उसकी नेचुरल फिनोमिना होता है उसका अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके रहना, जिसके कारण ही हमारे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, मतलब जो हमारे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, जो बूंदें बनती है, तो वो हमारा टेंसाइल फोर्स के कारण बनता है। वो टेंसाइल फोर्स किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो द फोर्स कॉजिंग फ्लूइड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमाइज सरफेस एरिया, मतलब ऐसा फोर्स जो उसके सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उसके सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमाइज कर बनाए रखने का प्रयास करता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? हमारा सरफेस टेंशन कहलाता है, ठीक है। और इसी के कारण हमारा कैपिलरी इफेक्ट होता है। कैपिलरी इफेक्ट हम अभी यहाँ पर देखेंगे कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट मास, मतलब पर यूनिट मास पे जो वाटर फ्लूइड है उसके पर यूनिट मास पे जो फोर्स काम करता है उसको ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन जो हमारा बेसिकली होता है वो फोर्स पर यूनिट मास के बराबर होता है, ठीक है, F बराबर m के बराबर होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? यूनिट न्यूटन पर मीटर, मतलब फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, ठीक है, मास की यूनिट हमारी, सॉरी दोस्तों ये गड़बड़ हो गया है, इसे आप सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स पर यूनिट मास नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है, वही मैं कहूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है
पर यूनिट लेंथ के बेस में काम करता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? ml/t-2। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन हमारा कम होता जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम फ्लूइड का बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन हमारा कम होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसे यार लेंथ कर लेना, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखना। अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स के बारे में वो पूछेगा तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के बारे में जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है P=4। इसको सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों? सिग्मा से, कुछ ऐसे करके बनता है, ठीक है। 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी जो होता है वो हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए होता है। और 8 सिग्मा अपॉन डी, अगर इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा हॉलो बबल्स के लिए हो जाता है, ठीक है, हॉलो बबल्स के केस में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है? कैपिलरिटी बेसिकली एक फिनोमेना होता है। कैपिलरिटी फिनोमेना होता है जब किसी लिक्विड, कोई लिक्विड से भरा, इस ये लिक्विड जो है हमारा रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में कोई लिक्विड है, अगर इसमें कोई एक बहुत पतली ट्यूब डाल दी जाती है, ठीक है, तो जो ट्यूब के अंदर इस लिक्विड के लेवल का उठना या लिक्विड के लेवल के गिरना जो होता है वो उस फिनोमेना को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। मतलब वही है ना कि अगर कोई ट्यूब यहाँ वर्टिकली डाल दी जाती है, इसके अंदर कोई लिक्विड रहता है, तो उसके केस में जो ट्यूब में लिक्विड का चढ़ाव और उतार, मतलब जो लिक्विड का चढ़ाव उतार होता है, मतलब जो लिक्विड का फॉल और राइज होता है वो हमारे फिनोमेना क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है, ठीक है। कैपिलरिटी 2 तरीके की होती है, कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल। कैपिलरिटी राइज मतलब जब हमारा ट्यूब के अंदर का जो लेवल है वो हमारे लिक्विड के लेवल से अबव रहता है, मतलब लिक्विड के लेवल से ज़्यादा रहता है, तो उसको कैपिलरिटी राइज बोलते हैं। और जब हमारा अगर जो ट्यूब के अंदर जो हमारा लेवल है वो हमारा वेसल के लेवल से नीचे रहता है, वेसल के लेवल से नीचे रहता है, तो हमारा वो कैपिलरी फॉल के बारे में जानता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको एस्टेज नोट करते हैं, 4 सिग्मा रो जी डी, ठीक है, 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, ठीक है। इसमें कॉस थीटा 0 हो जाता है क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं बनता है, ये डिटेल में किसी दिन बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो। कैपिलरी राइज जो होता है वो 4 सिग्मा रो जी डी के बराबर होता है। कैपिलरी फॉल जो होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा उसमें बढ़ जाता है, थीटा की वैल्यू दे रखी होगी वहाँ पे, आराम से निकाल सकते हो, रो जी डी के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल को बताता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है और फिर भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली पता लग गया होगा, ये लेंथ होता है, ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, डायमेंशन इसकी ml/t-2 होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के बढ़ाने पर कम होता है, ये याद रख लेना। लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए क्या होता है? हॉलो बबल्स के लिए क्या होता है, ठीक है। कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल के बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली क्या होता है? किसी भी फ्लूइड की कंप्रेस, जो कोई फ्लूइड होता है, सॉरी फ्लो बोल रहा हूँ मैं, किसी भी फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड की कंप्रेस करने की जो क्षमता होती है वो उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। मतलब उसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है उसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये बेसिकली गैसेस के केस में ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गैसेस के केस में कंप्रेसिबिलिटी टर्म यूज होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है? कंप्रेसिबिलिटी द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू बी कंप्रेस्ड एंड हैव इट्स वॉल्यूम चेंज अंडर प्रेशर। मतलब कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर मान लो दोस्तों कोई गैस है, ठीक है, यहाँ अगर पिस्टन लगा दिया जाए, ठीक है, यहाँ अगर कोई पिस्टन लगा दिया जाए, ठीक है, और उस पिस्टन से फोर्स किया जाए, ठीक है, मान लो पी प्रेशर से कोई फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, पी प्रेशर लगा के इसमें अंदर फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पिस्टन की इनिशियल जो स्टेज थी वहाँ से हट के पिस्टन हमारा
यहाँ पे आ गया, ठीक है, पिस्टन हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस केस में क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था, ठीक है, फिर अभी वॉल्यूम इतना मतलब कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया। तो ये क्या हो गया, बेसिकली गैस को हमने कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया हमने, गैस को कंप्रेस कर दिया। तो इसी जो प्रॉपर्टी को, गैस की प्रॉपर्टी या फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को क्या हम बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है हमारे बल्क मॉडुलस के। जो बल्क मॉडुलस होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बल्क मॉडुलस जो होता है उसके रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस बेसिकली होता क्या है, बल्क मॉडुलस जो होता है वो प्रेशर के चेंज को दर्शाता है, प्रेशर के चेंज को दर्शाता है। बल्क मॉडुलस जो हमारा होता है वो प्रेशर के चेंज को दर्शाता है। मतलब अगर कितना प्रेशर हम लगा रहे हैं, उसके कितने प्रेशर में चेंज करने पर कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर के चेंज जो है वॉल्यूम के सापेक्ष में कितना हो रहा है, ठीक है। उसको अगर हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू रहती है क्योंकि प्रेशर हमारा, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम हो रहा होता है, तो ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसको ही हम बल्क ऑफ मॉडुलस कहते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, 12th में है शायद, तो वहाँ से आराम से पता होगा। अभी के लिए याद रखो कि बल्क मॉडुलस जो होता है उसकी रेसिप्रोकल होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस क्या होता है, -dp/dv इंटू वी। अगर टोटल वॉल्यूम से dp/dv को गुणा कर दिया जाए तो हमारा बल्क मॉडुलस निकल के आ जाता है, ठीक है। गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल दैन लिक्विड, ये हमें ध्यान रखना है। गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड के कंपेरिजन में ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब गैसेस को अधिक कंप्रेस किया जा सकता है लिक्विड की अपेक्षा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी जो हमारी है टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करती है। मतलब प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे कंप्रेसिबिलिटी हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली अब समझ में आ गया होगा कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ आपका आज प्रॉपर्टीज़ का क्लास ख़त्म होता है। आशा है मैंने जो प्रयास किया है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस क्लास के साथ साथ ही इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे जो मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम वहाँ कराते रहते हैं, और साथ ही उसकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा क्लास इसके नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, केवल अपलोड ही करना है, ठीक है। तो उसको भी बहुत जल्दी करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।